अस्सलाम वालेकुम। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का आज हमने नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन फिनिश करना है। जो हम बेसिक डिफरेंस देख रहे थे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के, वो 8 टोटल पॉइंट थे जिसमें से 4 हमने कल कर लिए थे। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ यहाँ तक कर लिया था। आज हमने पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करना है। हिस्टोरिकल रोल ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन का ये बहुत असर पड़ता है डेवलपिंग नेशन में, क्योंकि डेवलपिंग नेशन में माइग्रेशन का ट्रेंड बहुत ज्यादा होता है। लोग उन ममालिक से निकलते हैं और अच्छे ममालिक में बेहतर रोजगार की खातिर जाके सेटल हो जाते हैं। लाइक पाकिस्तान से बहुत सारे लोग निकलते हैं जो कि दुबई, कनाडा, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ पे जाके सेट हो जाते हैं। वहां पे एक तो उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, दूसरा वहां पे रोजगार बेहतर है, और तीसरा करेंसी स्ट्रोंग है, और नंबर 4 पे सैलरी पैकेज वहां पे अच्छे हैं। तो माइग्रेशन इसे बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। आपके मुल्क से जो लोग निकल के दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद में जब डेवलपिंग नेशन से लोग निकल जाते हैं दूसरे ममालिक में जाने के लिए, तो इस वजह से प्रोडक्शन डेवलपिंग नेशन की कम रहती है। क्योंकि जो काम के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या स्किल्ड पर्सन हैं, वो तो बाहर चले जाते हैं। तो डेवलप्ड नेशन उस लेबर फोर्स का फायदा उठाता है और डेवलपिंग नेशन को ये लॉस होता है। इन द 19th एंड अर्ली 20th centuries, a huge mass of populations of developing nations did international migration in search of better employment opportunities and living standards, and these migrants moved on permanent basis. These phenomenon known as brain drain, इसे brain drain कहते हैं, जो लोग बाहर के मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं, not only signifies a loss of valuable human capital and resources, but is also a serious constraint on future economic growth and progress of developing nations as compared to developed countries। ये developed आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक सीरियस कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेन बोलते हैं कि रुकावट है फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के लिए डेवलपिंग नेशन के। नंबर 2 पे है ग्रोथ स्टिमुलस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ग्रोथ स्टिमुलस इंटरनेशनल ट्रेड की ये एक अच्छा खासा फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंजॉय स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर and social institutions. Along with these, they have skilled labor and ample human capital to enhance their domestic exports and thus international trade. डेवलप्ड नेशन में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी स्टेबल है, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी उनके स्टेबल हैं, और लेबर उनकी स्किल्ड है, ह्यूमन कैपिटल उनका बेहतर है, एक्सपोर्ट्स उनकी ज्यादा हैं। वेयर एज डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है जी, वो प्रोड्यूस कर रही हैं रॉ मटेरियल और सेमी मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स ड्यू टू इनस्टेबल पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो रॉ मटेरियल जो कि बहुत कीमती होता है, उनको फिर वो बेच देती हैं सस्ते दामों दूसरे ममालिक के लिए। मोर ओवर दे हैव इनसफिशिएंट रिसोर्सेज टू डील विद नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंटेलेक्चुअल property rights and anti-dumping compared with their developed counterparts. Thus, they lag far behind in international trade sector। इसी वजह से वो इंटरनेशनल ट्रेड के सेक्टर में बहुत पीछे रह जाते हैं डेवलप्ड नेशन की निस्बत। नंबर 7 पे है जी बेसिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। तो ये तो कॉमन सी बात है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स डेवलपिंग नेशन में बहुत कम होते हैं। डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज उन ममालिक की बहुत कम होती है। डेवलप्ड नेशन में ये चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है जी, साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ perspective of contemporary developed countries. Moreover, research funds are being spent on resolving the economic issues to rich countries according to their own economic priorities and resource endowments. Rich countries are involved in the developing end.
sophisticated products which are technologically advanced, using large input, high level of skilled management, and economize their scarce resources of labor and supplies raw material. ये तो हो गई अमीर नेशंस की कहानी। पुअर नेशन में क्या होता है? द पुअर नेशंस कन्वर्सली, इसके उलट और ऑपोजिट होता है, डील विद ओनली सिंपल प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन्स एंड सेव देयर कैपिटल while यूटिलाइजिंग देयर abundant unskilled labor to produce commodities for smaller markets। तो यहाँ तक ये पॉइंट नंबर 7 हो गया। और लास्ट पे है जी, एफिकेसी ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। एफिकेसी बोलते हैं एफिशिएंसी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी डिमांड को पूरा करने की एबिलिटी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी डेफिनेटली कम होगी और उसकी एफिकेसी भी कम होगी। एन अदर मेजर डिफरेंस between developed and developing countries lies between their economic development due to their relative and potential efficacy of domestic economic, political, and social institutions. Whereas historically, most of the developing nations were colonies of the major global powers. Thus, their economic, political, and social institutions are not much efficient and experience turmoil and hindrance due to frequent intervention and international powers in their domestic affairs। बहुत ज्यादा रुकावटें होती हैं जिस वजह से वो लोग पैदावार में इजाफा नहीं कर पाते। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक रखें और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे और इसका साथ ही ले लेंगे टेस्ट। ओके जी, खुदा हाफिज।